सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए। आपके जो सब्जेक्टिव आपका पेपर है उसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सोधारण विवेचन कीजिए तथा इतिहास लेखन की त्रुटियों पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की चर्चा कीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करते हुए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अथवा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, लेकिन आधुनिक काल में इसका प्रवर्तन 19वीं शताब्दी में। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में साहित्य इतिहास लेखन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया और प्राचीन रचनाओं को आधार बनाकर एक सुव्यवस्थित इतिहास लेखन की कोशिश की गई। जो हमारा आधुनिक काल में है इसका प्रवर्तन कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका प्रवर्तन हुआ। और 19वीं शताब्दी में से पूर्व भी कुछ कवियों और लेखकों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जिनसे हमें हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित कुछ विवरण प्राप्त होते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग हमारा है आरंभिक काल। इस काल में हम उन ग्रंथों को समाविष्ट कर सकते हैं जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों तथा उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं आरंभिक काल में कौन कौन सी हुई, जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें विभिन्न कवियों के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन इनमें प्राय किसी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष की भावना से प्रेरित होकर ही कवियों का क्या है निर्देश दिया गया है। इसी संदर्भ में काव्यद्रोम, रसचंद्रोदय, दिग्विजय भूषण तथा सुंदरी तिलक आदि रचनाओं के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। भले ही इन ग्रंथों में इतिहास संबंधी अधिक सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये हिंदी साहित्य लेखन में पर्याप्त सहायक हो सकते हैं। आगे जिन लेखकों ने हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का लेखन किया उनके लिए जो ये ग्रंथ थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए, जिनसे उन्हें सहायता मिली। परंतु हमें यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि इन रचनाओं के कालक्रम, सन, संवत, विषय वस्तु आदि का कोई व्यवस्थित विवेचन नहीं किया गया, इसलिए इन्हें हम ऐतिहासिक रचनाएं नहीं कह सकते। किसी भी साहित्य के इतिहास के लेखन के लिए अतीत के साहित्य का अनुसंधान, प्राय रचनाओं की प्रामाणिकता, उनकी काल क्रमानुसार ग्रंथ सूची आदि का संग्रह भी आवश्यक है। हिंदी साहित्य लेखन के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा यह है कि हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग अनेक कारणों से नष्ट हो चुका है। कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो आज भी राज पुस्तकालयों में या निजी पुस्तकालयों में दबी पड़ी हैं। अतः यह आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपयोगी सामग्री की न केवल खोज की जाए बल्कि उसका वैज्ञानिक विवेचन भी किया जाए। ऊपर जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है उनमें केवल भक्त कवियों का ही परिचय दिया गया है, अतः ये ग्रंथ साहित्य इतिहास की परिधि में नहीं आ सकते। भक्त कवियों की प्राय यह प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने निजी जीवन की बहुत कम सूचना दी है। यही कारण है कि इन ग्रंथों को हम केवल बाह्य साक्ष्य के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। फिर आप बात करते हैं, हमारा सेकंड जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा मध्यकाल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के मध्यकाल में निम्नलिखित लेखकों द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत चर्चित हुआ। जो मध्यकाल में साहित्य इतिहास लिखा गया वो प्रमाणिक माना गया। उसमें सबसे पहले बात करते हैं गारसा दत्तासी की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आरंभिक युग में मध्यकाल की चर्चा की जाती है। इस संदर्भ में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी को दे सकते हैं। गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा के विद्वान होते हुए भी एशियाई भाषाओं को अच्छी प्रकार से वे जानते थे। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इत्सवार द लिटरेचर एंदुई अ हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की।
परीक्षा में ये नाम आपको लिखना भी आना चाहिए, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें लिखने की, क्योंकि इतिहास पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें सर्वप्रथम गारसा दत्तासी का नाम आता है, तो उसकी आपको रचना लिखित इसको आप लिख के देखना ना, क्योंकि एग्जाम में शब्दों की त्रुटि पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आगे देखते हैं। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 में। इसमें उन्होंने हिंदी तथा उर्दू के 738 कवियों का वर्ण क्रमानुसार परिचय दिया है। इनमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं। सन 1871 ईस्वी में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन गारसा दत्तासी के इस ग्रंथ में अनेक कमियां हैं। पहली बात तो यह है कि लेखक ने उर्दू भाषा को भी हिंदी में मिला लिया है, जिससे ग्रंथ का क्लेवर बहुत अधिक बढ़ गया है। इसमें कमियां बताई गई, जो आलोचक हुए उन्होंने इसमें कमियां भी निकाल दी कि इसमें उर्दू भाषा को भी हिंदी में मिला लिया गया है, जिससे जो ग्रंथ का क्लेवर है वो क्या है, अधिक बढ़ गया है। ग्रंथ के आरंभ में जो 24 पृष्ठों की भूमिका लिखी गई है, केवल उसी में हिंदी भाषा और उसके साहित्य पर विचार किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं किया गया और न ही इसमें साहित्यिक विशेषताओं का परिचय दिया गया है। इन सब कमियों के बावजूद हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गारसा दत्तासी का यह ऐतिहासिक ग्रंथ किसी हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने के कारण महत्वपूर्ण है। कमियां होने के बाद भी इसको क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाएगा। एक तो उन्होंने फ्रांस में बैठे बैठे इस ग्रंथ की रचना की, दूसरा उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का श्रीगणेश किया। आज इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गारसा दत्तासी का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से किया जाता है। यह बात तासी के प्रथम प्रयास पर भी लागू होती है, चाहे उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन उसको प्रथम प्रयास माना जाएगा। दूसरा आता है मध्यकाल में शिव सिंह सेंगर। सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की और गारसा दत्तासी द्वारा आरंभ की गई साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में 998 कवियों के जीवन चरित्र, उनके रचनाकाल तथा उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण दिए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदि इतिहास लेखकों ने शिव सिंह सरोज को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रवर्ती साहित्यकार आज भी साहित्य लेखन के इस ग्रंथ की सहायता लेते हैं। जो भी साहित्य आगे लिखा जा रहा है, ये ग्रंथ उनको सहायता प्रदान करते हैं लिखते समय। अगला है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। शिव सिंह सेंगर के पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। डॉक्टर ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास लेखन में एक नवीन परंपरा का श्रीगणेश किया और पहली बार कवियों, लेखकों आदि का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया। यही नहीं, इस ग्रंथ में कवियों द्वारा रचित रचनाओं की प्रवृत्तियों का भी विवरण दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य आदि की चर्चा की। यही नहीं, उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी के हिंदी काव्य को स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी। इस संदर्भ में जॉर्ज ग्रियर्सन लिखते भी हैं, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूं। भले ही प्राकृत सभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत वो नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इस अंतिम को उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है।
अंत में हम यह कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर लिखने का प्रयास किया। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से डॉक्टर किशोरी लाल ने किया है। उल्लेखनीय यह है कि इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत तथा उर्दू की रचनाओं को भी कोई स्थान नहीं दिया गया। मध्यकाल में हम दो अन्य विदेशी विद्वानों का भी उल्लेख करना चाहेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने का प्रयास किया, जिसमें प्रथम है एडविन ग्रीव्स, जिनके ग्रंथ का नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और फ्रांस के तेन नामक लेखक हुए हैं जिन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन दोनों ग्रंथों ने भी हिंदी साहित्य को काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने की कोशिश की। उधर पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी काव्य संग्रह तथा रामनेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता कौमुदी रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं। श्याम बाबू सुंदरदास ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखे, लेकिन इस ग्रंथ का पहला भाग तो केवल भाषा विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। इस क्रम में अन्य विद्वान है मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। सिर्फ एक ग्रंथ, यह 4 भागों में विभक्त है। जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है वो 4 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि वे एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ प्रस्तुत कर सके। इसमें कुल 5000 कवियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया और पूरे ग्रंथ को 8 से अधिक भागों में बांटा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समर्थ लेखक ने भी कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए इसी पुस्तक का सहारा लिया, सहायता ली। अनेक नवीन कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिश्र बंधुओं को ही जाता है। तीसरा पॉइंट, मध्यकाल के बाद हमारा होगा विकास काल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के विकास काल में निम्नलिखित विद्वानों आलोचकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास अपने अपने दृष्टिकोणों से लिखा। उसमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, सन 1929 में जो आया। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए साहित्य इतिहास का लेखन किया है। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में वे इतिहास के विकास क्रम को प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो भी 1 लाइनर पढ़े हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते टाइम, बस उनको आपने गद्य की फॉर्म देनी है। बस कुल मिला के सब्जेक्टिव जो हम लिखते हैं क्वेश्चन, तो उसमें यही है कि जो आपने पढ़ा हुआ है 1 लाइनर, वो आपने पढ़ सब कुछ रखा है, बस उसको आपने गद्य लिखने का एक रूप देना है। ये वही बातें हैं जो आपने सब पढ़ी हुई हैं। आगे है, शुक्ल जी ने युगीन परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की। उन्होंने साहित्य इतिहास को कुल 4 खंडों में विभक्त किया। कौन कौन से हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। शुक्ल जी ने भक्ति काल को भी 4 वर्गों में विभक्त किया है। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण प्रेमाश्री शाखा, सगुण राम भक्ति शाखा और सगुण काव्य भक्ति शाखा। शुक्ल जी के साहित्य इतिहास की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने कवियों तथा साहित्यकारों के जीवन चरित्र के इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं की साहित्यिक महत्ता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। शुक्ल जी ने लगभग 1000 कवियों और साहित्यकारों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। शुक्ल के बाद आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस युग में साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के कार्यों को आगे बढ़ाने का वालों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है 1930। रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास। सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934 आदि के नाम भी गिनवाए जाते हैं।
उसके बाद आते हैं डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से एक नवीन व्याख्या और इतिहास का सृजन करता है। द्विवेदी जी ने देश की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति तथा लोक परंपराओं के संदर्भ में हिंदी साहित्य के विषय में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन न तो तत्युगीन पराजित हिंदू जाति की मानसिकता का परिणाम है, न ही इस्लाम की प्रक्रिया का। इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा होता जैसा आज है। उनके और भी ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथ हैं। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का अनुकरण करते हुए अपने ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है, जिसमें है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुकर्मणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। आगे है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य है। इसमें इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है इन्होंने, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनमें रासो काव्य परंपरा को एक नूतन रूप में क्या है प्रस्तुत किया है, अतः यह अनेक दृष्टियों में एक साहित्य इतिहास ग्रंथ सिद्ध हुआ। इसके बारे में आप देख सकते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस ग्रंथ को 18 भागों में प्रकाशित किया है। इनमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को सैद्धांतिक तथा वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण किया गया है। इस कार्य में 100 से भी अधिक विद्वानों ने सहयोग किया, इसलिए यह ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास का अमूल्य निधि ये मानी जाती है। उसके बाद आता है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्णे। ये 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य और आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। दोनों ग्रंथों में 150 वर्षों के हिंदी साहित्य का मौलिक अध्ययन इसमें किया गया है। उसके बाद बात करते हैं इसकी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि सन 1965 में प्रकाशित हुआ है। आप नाम लिख सकते हैं बस। फिर बात करते हैं आधुनिक काल की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का क्रम यही नहीं रुका। आज कुछ ऐसे शोध ग्रंथ तथा समीक्षा ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो हिंदी साहित्य इतिहास की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने का क्या है प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में किस किस के नाम आते हैं? डॉक्टर भागीरथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र द्वारा रचित भक्ति काव्य की भूमिका, डॉक्टर विजेंद्र सनातन द्वारा रचित राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, डॉक्टर टीमक सिंह तोमर द्वारा रचित हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत। आप इसमें नाम लिख सकते हैं, 3-4 नाम बहुत हैं। आधुनिक काल के ये हैं, आधुनिक काल के। आगे बात करते हैं इनमें आगे आधुनिक काल में डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आप लिख सकते हैं, ये इसमें अधूरा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा काफी लंबी है। निश्चय से इसका आरंभ फ्रेंच विद्वान गार्सा ददासी से शुरू हुआ, आगे चलकर जॉर्ज गिडियसन हुए, सेंगर तथा मिश्र बंधुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। परवर्ती लेखों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने नवीन दृष्टिकोण और चिंतन पद्धतियों द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को एक नवीन दिशा प्रदान की। साहित्य इतिहास लेखन की यह परंपरा आज भी निरंतर जारी है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिस तरह आपने क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ये एक छोटा रूप मैं आपके सामने खुद से लेके आई हूँ अपने नोट्स के माध्यम से। उम्मीद है आपको इससे और अच्छे से समझ आएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा सबसे पहले हमने बात की थी 19वीं शताब्दी से में परिवर्तन हुआ। इसका प्रारंभिक काल में हमने कौन कौन सी रचनाओं को लिया? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और भक्तमाल, कविमाला और रस चंद्रोदय। फिर दूसरे पॉइंट की बात आई, उसमें था मध्यकाल। मध्यकाल में कौन कौन हुए हमारे? गारसा दतारसी, इनका जो ग्रंथ है, शिवसेन सेंगर और जॉर्ज गियसन। जो आपको याद आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अब मिश्र बंधु का भी नाम आया था तो आप दे सकते हैं।
और फिर आता है विकास काल। विकास काल में हमने डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्णे। फिर आधुनिक काल, 4 नंबर पे आधुनिक काल आया है। डॉक्टर नगेंद्र भक्ति काल की भूमिका, डॉक्टर टीमक सिंह हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये सब चीज़ें हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। जो भी क्वेश्चन हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा आती है तो सबसे पहले हमें इसका जब स्टार्टिंग कहाँ से 19वीं शताब्दी से हुई, फिर इसको आरंभिक काल, मध्यकाल, विकास काल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा। उससे हम उनकी रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा कैसे फ्रेम करना है क्वेश्चन को। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।